हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, वीर बाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस में निःशस्त्रीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, निःशस्त्रीकरण की समस्या उतनी ही पुरानी है जितनी विश्व है शांति की। सबसे पहले हम निःशस्त्रीकरण के अर्थ को समझेंगे। मित्रों, निःशस्त्रीकरण का शाब्दिक अर्थ है शारीरिक हिंसा के प्रयोग के समस्त भौतिक तथा मानवीय साधनों का उन्मूलन। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है निःशस्त्रीकरण का अर्थ, तो ध्यान रखना है कि निःशस्त्रीकरण का शाब्दिक अर्थ है शारीरिक हिंसा के प्रयोग के समस्त भौतिक तथा मानवीय साधनों का उन्मूलन। दोस्तों, यह एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हथियारों के अस्तित्व और उनकी प्रकृति से उत्पन्न कुछ विशेष खतरों को कम करना है। मित्रों, मार्गेंथाउ के अनुसार निःशस्त्रीकरण कुछ या सब शस्त्रों में कटौती या उनको समाप्त करना है ताकि शस्त्रीकरण की दौड़ का अंत हो। मित्रों, निःशस्त्रीकरण के अनेक भेद हो सकते हैं, जैसे सामान्य निःशस्त्रीकरण, स्थानीय निःशस्त्रीकरण, मात्रात्मक निःशस्त्रीकरण, गुणात्मक निःशस्त्रीकरण, पूर्ण या व्यापक निःशस्त्रीकरण, अनिवार्य निःशस्त्रीकरण, ऐच्छिक निःशस्त्रीकरण। अब हम इन सब के अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, सामान्य निःशस्त्रीकरण में लगभग सभी राष्ट्र सम्मिलित होते हैं, जैसे 1932 का विश्व निःशस्त्रीकरण सम्मेलन। मित्रों, स्थानीय निःशस्त्रीकरण में कुछ ही राष्ट्र भाग लेते तथा प्रभावित होते हैं। मात्रात्मक निःशस्त्रीकरण का तात्पर्य सभी प्रकार के शस्त्रों पर नियंत्रण से है, जबकि गुणात्मक निःशस्त्रीकरण के अनुसार किन्हीं विशेष प्रकार के शस्त्रों को कम अथवा समाप्त करने की सिफारिश की जाती है। मित्रों, जब हम पूर्ण निःशस्त्रीकरण की बात करते हैं तो इसका अर्थ वर्तमान में उपलब्ध सभी प्रकार के शस्त्रों पर प्रतिबंध लगाने से है। अब मित्रों, हम चर्चा करेंगे अनिवार्य निःशस्त्रीकरण की। दोस्तों, निःशस्त्रीकरण अनिवार्य और ऐच्छिक प्रकार का भी होता है। अनिवार्य निःशस्त्रीकरण युद्ध के उपरांत विजयी राष्ट्रों पर लागू किया जाता है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर ऐसा ही निःशस्त्रीकरण लागू किया गया था। यदि राष्ट्र जो हैं उस स्वेच्छा से अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा निःशस्त्रीकरण स्वीकार करते हैं तो उसे ऐच्छिक निःशस्त्रीकरण कहते हैं, जैसे 1968 की अणु प्रसार निरोध संधि। दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि निःशस्त्रीकरण सामान्य भी हो सकता है और स्थानीय भी, मात्रात्मक भी हो सकता है और गुणात्मक भी, एक पक्षीय भी हो सकता है और द्विपक्षीय भी, पूर्ण भी हो सकता है और आंशिक भी, नियंत्रित भी हो सकता है और अनियंत्रित भी। मोटे रूप से निःशस्त्रीकरण में मौजूदा असर कम या समाप्त करने की बात तथ्यगत रूप से होनी चाहिए। अब दोस्तों, हम चर्चा करेंगे कि निःशस्त्रीकरण की क्या आवश्यकता है, निःशस्त्रीकरण क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों, इसका सबसे पहला कारण है शस्त्रीकरण से युद्ध की संभावना। दोस्तों, निःशस्त्रीकरण का आधुनिक दर्शन इस संकल्पना को लेकर चलता है कि आदमी लड़ते हैं क्योंकि उनके पास हथियार हैं। इस धारणा से ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि आदमी सब हथियार छोड़ दें तो सब प्रकार का लड़ना असंभव हो जाएगा। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि शस्त्रीकरण जो है वो युद्ध को बढ़ावा देते हैं, इसलिए निःशस्त्रीकरण जो है वो आवश्यक है। दूसरा कारण है शस्त्रीकरण से अंतर्राष्ट्रीय तनाव उत्पन्न होना। दोस्तों, राष्ट्रों में शस्त्र निर्माण की होड़ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा भंग करती है, इससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव जो है बढ़ता है। तीसरा जो कारण है दोस्तों वो है शस्त्रीकरण पर असीमित व्यय से लोक कल्याणकारियों की उपेक्षा होती है। दोस्तों, शस्त्र उत्पादन में असीमित संसाधन व्यय किए जाते हैं। दोस्तों, विश्व के छोटे छोटे सभी राष्ट्र अपने बजट का अधिकांश भाग शस्त्रों के निर्माण एवं सैन्य सामग्री जुटाने में खर्च करते हैं। दोस्तों, शस्त्र उत्पादन में ये जो असीमित व्यय होता है जिसके कारण लोक कल्याणकारी कार्यों की उपेक्षा होती है। अगर दोस्तों शस्त्रों के उत्पादन पर इतना खर्च ना किया जाए तो लोक कल्याणकारी कार्य जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा किए जा सकेंगे। दोस्तों, विनाशकारी कार्यों में किए जाने वाले इस धन को लोक कल्याणकारी कार्यों में अगर अपन लगाएं तो पृथ्वी को स्वर्ग बनाया जा सकता है। अगला रीजन है दोस्तों शस्त्रीकरण नैतिकता के प्रतिकूल है। दोस्तों, शस्त्रों से युद्ध होता है और युद्ध जो है उस सैनिक दृष्टि से अनुचित है। जो लोग युद्ध के नैतिक अनुचित में विश्वास रखते हैं उनका कहना है कि हथियार रखने का अर्थ है युद्ध की मूक स्वीकृति, और युद्ध की मूक स्वीकृति हर प्रकार से युद्ध को बल देती है। दोस्तों, शस्त्रीकरण को नैतिकता के प्रतिकूल मानने वालों में धर्मगुरु, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रबुद्ध लेखक हैं। इन नैतिकतावादियों का तर्क है कि किसी भी अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधन भी उतने ही श्रेष्ठ होने चाहिए। अगला है दोस्तों
शस्त्रीकरण से अन्य देशों में हस्तक्षेप। दोस्तों, शस्त्रीकरण दूसरे देशों द्वारा हस्तक्षेप करने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। विश्व के छोटे राष्ट्र बड़े राष्ट्रों से शस्त्र तथा हथियारों की टेक्नोलॉजी का आयात करते हैं। आमतौर से देखा गया है कि बड़े राष्ट्र शस्त्र निर्यात और शस्त्र सहायता को राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, ताकि परोक्ष रूप से प्राप्तकर्ता देश दाता देशों के चुंगल में फंसे रहें। यही नहीं, शस्त्र सहायता एवं शस्त्र निर्यात के नाम पर बड़ी शक्तियां छोटे देशों की अर्थव्यवस्था में घुसपैठ करती हैं। अगला रीजन है दोस्तों, शस्त्रीकरण से आर्थिक विकास का मार्ग जो है वो अवरुद्ध होता है। दोस्तों, शस्त्रीकरण पर राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च होने से विशेषकर तीसरी दुनिया के विकासशील देशों के आर्थिक विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही औपनिवेशिक दासता के पंजे से मुक्त हुए हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान उनकी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया गया था। औपनिवेशिक शक्तियों ने उनका असीमित आर्थिक शोषण किया। स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय होने के कारण अब तीसरी दुनिया को अपनी एक मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है, जो स्वतंत्र आर्थिक विकास के माध्यम से ही संभव है। जब इन गरीब राष्ट्रों द्वारा शस्त्रीकरण पर असीमित व्यय किया जाता है तो स्वाभाविक है कि आर्थिक विकास की उपेक्षा होती है। अगला है दोस्तों, शस्त्रीकरण जो है वो मृत्यु का पैगाम है। दोस्तों, शस्त्रीकरण के क्षेत्र में होने वाले आश्चर्यजनक क्रांति ने संपूर्ण मानवता को जीवन और मृत्यु के चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। तकनीकी आविष्कारों ने इतने भयानक शस्त्रों का निर्माण कर दिया है कि कुछ ही मिनटों में संपूर्ण विश्व को जो है वो नष्ट किया जा सकता है। अगला रीजन है दोस्तों, उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद का अंत करने में सहायक। दोस्तों, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद ये सभी शक्ति को बढ़ाने के दूसरे रूप हैं। दोस्तों, निशस्त्रीकरण में साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का अंत होता है तथा राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित की जा सकती है। तो दोस्तों, ये जो रीजन है, इन रीजनों के कारण ही निशस्त्रीकरण की आवश्यकता है। अब हम चर्चा करेंगे निशस्त्रीकरण के विपक्ष में तर्क। दोस्तों, कई विचारक विश्व शांति के लिए निशस्त्रीकरण के महत्व को स्वीकार नहीं करते और उसके विपक्ष में कुछ तर्क देते हैं। जैसे पहला तर्क है कि निशस्त्रीकरण से युद्ध अधिक होने की प्रवृत्ति। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि किवंसी राइट के अभिमत में निशस्त्रीकरण से संभवतः युद्ध अधिक होने की प्रवृत्ति पैदा होगी। युद्ध होने की संभावना उस समय अधिक रहती है जब सब राज्यों के पास हथियार कम हो। राज्यों के पास जितनी ज़्यादा मात्रा में हथियार होंगे वे उतनी ही ज़्यादा मात्रा में एक दूसरे से डरते रहेंगे और एक दूसरे को शक्ति प्रयोग से रोकते रहेंगे। यदि राज्यों के पास कम हथियार होंगे तो वे युद्ध को राष्ट्रीय नीति का साधन बना लेंगे और बिना किसी झिझक के शस्त्रों का प्रयोग करेंगे। अगला जो तर्क देते हैं वो है निशस्त्रीकरण से आर्थिक मंदी। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि निशस्त्रीकरण से आर्थिक मंदी पैदा होगी, जिससे समृद्धि का मार्ग जो है वो अवरुद्ध होगा। आज लाखों करोड़ मजदूर और तकनीकी विशेषज्ञ शस्त्र निर्माण, शोध तथा सैनिक साज समाज के निर्माण में लगे हुए हैं। यदि निशस्त्रीकरण लागू किया जाता है तो करोड़ों लोग बेकार हो जाएंगे, हजारों कारखाने जो हैं वो बंद हो जाएंगे और कई देशों की अर्थव्यवस्था है जो है वो डगमगा जाएगी। अगला जो तर्क देते हैं वो है कि निशस्त्रीकरण से वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति का अवरुद्ध होना। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि निशस्त्रीकरण से तकनीकी और वैज्ञानिक उन्नति की गति मंद पड़ जाएगी। आज विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में जितनी भी उन्नति हुई है उसका मूल कारण राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएं और शस्त्र निर्माण के क्षेत्र में होने वाले अनुसंधान हैं। तो दोस्तों, कुछ विचारक विश्व शांति के लिए निशस्त्रीकरण के महत्व को स्वीकार नहीं करते और उनके विपक्ष में तर्क देते हैं, और वो तर्क हैं निशस्त्रीकरण से युद्ध अधिक होने की प्रवृत्ति, दूसरा है निशस्त्रीकरण से आर्थिक मंदी और तीसरा है निशस्त्रीकरण से वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति का अवरुद्ध होना। अब दोस्तों, हम चर्चा करते हैं निशस्त्रीकरण के मार्ग में बाधाएं और कठिनाइयों की। दोस्तों, निशस्त्रीकरण दिशा में किए गए प्रयासों में कोई चमत्कारिक सफलता नहीं मिली है। निशस्त्रीकरण के मार्ग में अनेक जो हैं वो बाधाएं हैं। वो कौन सी हैं? तो पहली है प्राथमिकता का प्रश्न। दोस्तों, निशस्त्रीकरण पहले किया जाए अथवा राज्यों के आपसी विवादों को पहले सुलझाया जाए, निशस्त्रीकरण हो जाए तो कई राजनीतिक विवाद स्वयं सुलझाएंगे और राजनीतिक विवाद सुलझाएंगे तो निशस्त्रीकरण करना सुगम हो जाएगा। हमारी मूल समस्या यह है कि दोनों में से किस तरफ को ज़्यादा वजनी माना जाए। हमारी धारणा यह है कि शस्त्रों की होड़ से तनाव, शंका, भय और युद्ध का सूत्रपात होता है, अतः निशस्त्रीकरण को प्राथमिकता देनी होगी। दूसरी समस्या है अनुपात की समस्या। दोस्तों, निशस्त्रीकरण से अभिप्राय है शस्त्रीकरण पर सीमा या नियंत्रण लगाना अथवा उनमें कटौती करना। निशस्त्रीकरण की मूल समस्या सभी देशों के शस्त्रों
का आनुपातिक रूप से कम करना है। निःशस्त्रीकरण के उपरांत ये नहीं होना चाहिए कि शक्तिशाली देश तो कमजोर बन जाए तथा कमजोर देश अधिक शक्तिशाली बन जाए। अतः निःशस्त्रीकरण में संतुलित अथवा आनुपातिक शक्ति को स्थिर ही रखना पड़ेगा। राज्य इस बात के लिए विशेष सतर्क रहते हैं कि आनुपातिक शक्ति में निःशस्त्रीकरण के बाद कोई भी परिवर्तन न हो। इतना ही नहीं, प्रत्येक राज्य निःशस्त्रीकरण के द्वारा अपनी शक्ति पर तो कोई आंच नहीं आने देना चाहता, यद्यपि दूसरे राज्यों की शक्ति को क्षीण करना चाहता है। अतः निःशस्त्रीकरण के प्रस्ताव प्राय एक पक्षी होते हैं। अगला जो समस्या है वो है राष्ट्रीय हित। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वार्थ निःशस्त्रीकरण के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। राष्ट्र सबसे पहले अपने हितों को देखते हैं और उसके बाद अपनी राष्ट्रीय सीमा से बाहर निकलकर आदर्शों में लिपटी हुई भाषा में अंतर्राष्ट्रीय जगत को धोखा देने का प्रयास करते हैं। कोई भी राष्ट्र इसका अपवाद नहीं है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय हित भी निःशस्त्रीकरण के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा माना गया है। अगला है राष्ट्रवाद एवं संप्रभुता। दोस्तों, राष्ट्रवाद एवं संप्रभुता की भावना के कारण एक देश यह स्वीकार नहीं करता कि उसकी निःशस्त्रीकरण की क्रियान्विति की जांच के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई जाए। इस प्रकार के निरीक्षण द्वारा एक देश की स्वतंत्रता पर जो अंकुश लगता है उसे मानने को कोई तैयार नहीं होता। अगला है दोस्तों राजनीतिक समस्याएं। दोस्तों, निःशस्त्रीकरण राजनीतिक समस्याओं के समाधान पर निर्भर करता है। अतः पहले राजनीतिक समस्याओं को हल किया जाए या निःशस्त्रीकरण किया जाए, ये दोनों एक दूसरे के मार्ग में बाधा डालते हैं। ये सोचा जाता है कि शस्त्र झगड़ों का कारण है और इनको घटाने से अंतर्राष्ट्रीय प्रेम और मैत्री बढ़ेगी, किंतु ये प्रयास एक पक्षीय होगा। होना ये चाहिए कि मनमुटाव, अविश्वास को दूर करने के लिए हर दिशा में प्रयास किए जाएं। वास्तव में निःशस्त्रीकरण की दिशा में ठोस कार्य तब तक नहीं हो सकता जब तक महाशक्तियों में मौलिक मतभेद बने रहेंगे। अगला रीजन है दोस्तों आर्थिक कारण। अमेरिका और ब्रिटेन आदि पूंजीवादी देशों में शस्त्र निर्माण करने वाली कंपनियों के मालिक व हिस्सेदार राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और निःशस्त्रीकरण कार्यक्रमों को सफल नहीं होने देते, क्योंकि निःशस्त्रीकरण हो जाने से उनका रोजगार ठप हो जाएगा और उनके कारखाने बंद हो जाएंगे। निःशस्त्रीकरण हो जाने से यदि शस्त्र उद्योग बंद हो जाएं तो पूंजीवादी देशों में बेकारी बढ़ेगी और लोगों की क्रय शक्ति नष्ट हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि निःशस्त्रीकरण के कारण होने वाली आर्थिक कटौती से आर्थिक संकट आ जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ बाधाएं हैं निःशस्त्रीकरण में, जिसके कारण जो है वो निःशस्त्रीकरण के क्षेत्र में जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सफल नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने निःशस्त्रीकरण के बारे में जानने का प्रयास किया है। इस वीडियो में हमने निःशस्त्रीकरण का अर्थ, निःशस्त्रीकरण के भेद, निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता, निःशस्त्रीकरण के विपक्ष में तर्क और निःशस्त्रीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाओं के बारे में जानने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में मित्रों हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।